करना, इस प्रोसेस को ही हम क्या मान लेते हैं, श्वसन। देखिए श्वसन जो होता है वो इसके बियॉन्ड एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो आज इसी को हम अच्छे से समझेंगे। देखिए जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, तो रेस्पिरेशन का एक डेफिनेशन अगर हम देखें तो एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, यानी ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम श्वसन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है तो बेसिकली ये O2 के प्रेजेंस में होता है, O2 के प्रेजेंस में होता है। तो श्वसन एक ऐसा ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की क्रिया है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और इसमें जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी अगर हम देखें जो कंपाउंड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज किया जाता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज किया जाता है। जैसे अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में वो होता है बेसिकली ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीडेशन के थ्रू हमारी बॉडी में एटीपी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। एटीपी एक अगर हम देखें तो एनर्जी क्वांट मानी जाती है, ठीक है, ऊर्जा का सिक्का माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके अतिरिक्त इस पूरे प्रोसेस में CO2 और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम श्वसन को किस तरह से डिफाइन करेंगे कि एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है जो कि O2 की सहायता से होता है। एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है जिसके थ्रू CO2 और H2O तो बनते हैं, और खासकर इसमें जो मेन प्रोडक्ट बनता है जो हमको अगर हम देखें एक इस रिएक्शन के थ्रू एक प्रोडक्ट के रूप में जो चीज प्राप्त होती है वो होती है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और ये जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ये कहाँ होता है, हमारी सेल में, और सेल के किस भाग में होता है, हमारी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो हम दो प्रकार से उसे डिफाइन कर सकते हैं। एक तो होती है ऑक्सी यानी एरोबिक, और दूसरी होती है अनॉक्सी यानी एनारोबिक। जो ऑक्सी होती है यानी ऑक्सी श्वसन, सीधा सा मतलब ऑक्सी श्वसन जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी, और एनारोबिक का मतलब जो जहाँ पे ऑक्सीजन जो होगी वो एब्सेंट होगी, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है वो एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सेल की इनर पार्ट में होता है ये, ठीक है। इसलिए इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। इसके पास ATP बनती है और इसके साथ ही CO2 और H2O प्रोड्यूस होते हैं, और यहाँ पे चूंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है इसलिए ATP अधिक मात्रा में यहाँ पे बनती है। दूसरी ओर अगर हम लोग बात करें तो एनारोबिक जो होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये O2 के एब्सेंट में होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। बेसिकली ये सेल के इनर पार्ट में तो होती है लेकिन ये सेल के कोशिकांगों में नहीं होती, बल्कि ये सेल के साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट हो जाती है। जो कोशिका द्रव्य होता है वहीं पे ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, और इसमें ATP की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होता है वो इनकम्प्लीट होता है। यहाँ पे फर्मेंटेशन जैसा कुछ प्रोसेस होता है, अगर हम एनारोबिक को फर्मेंटेशन कहें तो गलत नहीं होगा, और यही कारण है कि यहाँ पे एसिडिक मटेरियल और अल्कोहल मटेरियल जो होते हैं वो बनते हैं, और काफ़ी कम मात्रा में ATP प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। रेस्पिरेशन से संबंधित जब डाइजेशन और रेस्पिरेशन को हम एक साथ डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हम हिंदी में कहते हैं उपापचय, ठीक है। उपापचय या मेटाबॉलिज्म दो एक्टिविटीज से मिलकर बना होता है। एक हो जाएगा आपका अपचय और एक हो जाएगा उपचय, यानी केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। केटा का मतलब क्या होता है, केटा यानी टूटना, ब्रेक होना। तो मेटाबॉलिज्म में दोनों ही प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। जब जटिल या कंपाउंड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं अपने सिंपल मॉलिक्यूल्स में, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे केटाबॉलिज्म, ठीक है। और जब सरल या सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बाय चेन जुड़कर अपने जो लार्ज मॉलिक्यूल्स को फॉर्मेट करते हैं उसे हम कहेंगे एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो सिंपल मॉलिक्यूल्स से लार्ज मॉलिक्यूल्स का बनना एनाबॉलिज्म, और लार्ज मॉलिक्यूल से यानी बड़े अणुओं से छोटे अणु या सिंपल मॉलिक्यूल में उनका टूटना केटाबॉलिज्म, यानी ब्रेक और यहाँ पे फॉर्मेशन दोनों प्रक्रिया एक साथ होती है, और इन्हीं दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है।
तो अगर मैं डाइजेशन की बात करूँ, जैसे कि हम लोग फूड जो लेते हैं, इसमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो फूड हम लोग लेते हैं वो एक कंपाउंड मटेरियल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल मटेरियल होता है, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपने जो भी फूड लिया है उसमें बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होंगे, तो उसमें प्रोटीन होगा जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और फैट्स होंगे, ठीक है। ये तो बेसिक है ही एलिमेंट। इसके अतिरिक्त विटामिन्स, ठीक है, मिनरल्स, वाटर, ठीक, एंड अदर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये तो सिंपल मॉलिक्यूल्स है जो कि हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स, ये जटिल अणु होते हैं, तो इन्हें कैटाबॉलिज्म के थ्रू, जो कि डाइजेशन का एक पार्ट होता है, उसके थ्रू इसे सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज किया जाता है। जैसे प्रोटीन अपने सिंपल मॉलिक्यूल्स में क्या बनाएगा, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। भाई कई अमाइनो एसिड जो होते हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। तो जब ये ब्रेक होगा तो पॉलीपेप्टाइड चेन ब्रेक होगी तो क्या बनेगा, अमाइनो एसिड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या बनाएंगे, तो कार्बोहाइड्रेट सिंपल जो मॉलिक्यूल्स है लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज में ब्रेक हो जाएंगे। फैट्स किससे मिलकर बना होता है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। तो फैट जो होंगे वो किसमें ब्रेक हो जाएंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो इस तरह से जो जटिल अणु होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे कन्वर्ट होते हैं, किसमें, डाइजेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं बेसिक रेस्पिरेशन जो प्रोसेस हम लोग का सिलेबस में है वो क्या है। देखिए रेस्पिरेशन के प्रोसेस को हम चार जो है कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं पूरी एक्टिविटीज को। तो इसमें जो पहला एक्टिविटीज होगा वो होगा ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब होता है जो एयर में ऑक्सीजन है उसे बॉडी के पार्ट यानी लंग्स तक पहुंचाना, और जो हमारी बॉडी में बनी हुई CO2 उसे आप अपने आउटर एटमॉस्फेयर में क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, ठीक है। तो ब्रीथिंग मतलब श्वासोच्छ्वास, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब वायु अंदर लेना, एक्सपायरेशन का मतलब होगा एयर को बाहर करना, ठीक है। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन से मिलकर बना होता है ब्रीथिंग का प्रोसेस, ठीक है। तो इसका पहला प्रोसेस ब्रीथिंग हो गया। दूसरा हो जाएगा गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। तो गैसीय आदान प्रदान ये कहाँ पे होती है, ये जो मेन अगर हम देखें मेन प्लेस या जो सतह होती है वो होती है लंग्स। वो कैसे होती है अभी देखेंगे। इसके बाद गैसियस ट्रांसपोर्ट यानी गैसों का परिवहन। तो O2 का और O2 यानी ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस तरह से होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, ये तीसरा। और चौथा हो जाएगा सेलुलर रेस्पिरेशन, जहां पे कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। तो ये बेसिकली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन में ये चार कॉन्सेप्ट हम लोग को देखना है। अब यहाँ पे मैं ब्रीथिंग को सॉर्ट करूंगी, बाकी गैसीय एक्सचेंज, गैसियस ट्रांसपोर्ट और सेलुलर रेस्पिरेशन ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो ब्रीथिंग जो होती है आपको ये बताना है, देखिए ब्रीथिंग को थोड़ा सा समझ लीजिए कि ब्रीथिंग जो प्रोसेस होती है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस होती है, केमिकल या हाइड्रोलिसिस प्रोसेस नहीं है, ये एक यांत्रिक क्रिया है। जैसे कि मशीनें काम करती हैं बिल्कुल वैसी मैकेनिकल, ठीक है। तो ये कैसा प्रोसेस है, एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है। बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है इसमें जो हमारे बॉडी के ऑर्गन जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से, हमारी रिब्स, ठीक है, रिब्स से जुड़ी हुई जो रिब्स मसल्स होती हैं, ठीक है, रिब्स मसल्स। रिब्स मसल्स कौन सी, इन्हें क्या कहते हैं, इंटरकॉस्टल पेशियां कहते हैं, ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे रिब्स से जुड़ी रिब्स मसल जिन्हें इंटरकॉस्टल पेशियां कहते हैं वो, इसके साथ ही स्टर्नम के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे डायफ्राम, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या काम कर रही है, रिब्स काम कर रहा है, ठीक है। रिब्स मसल्स यानी इंटरकॉस्टल पेशियां जो कि रिब्स से जुड़ी हुई पेशियां होती हैं, और स्टर्नम और डायफ्राम बेसिकली इनका मेन रोल होता है। ये एक यांत्रिक क्रिया होती है
क्या होता है कि यहाँ पे इंटरकॉस्टल पेशियों में संकुचन और शिथिलन के फलस्वरूप क्या होता है कि जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, अच्छा एक्चुअली यहाँ पे समझिएगा, जो हमारा बॉडी का जो थोरेसिक वाला पार्ट होता है, ठीक है, चेस्ट वाला पार्ट, ठीक है, उसे हम कहते हैं वक्ष गुहा, वक्ष गुहा या थोरेसिक कैविटी, सॉरी थोरेसिक कैविटी, ठीक है, ये वक्ष गुहा या थोरेसिक कैविटी। इसके नीचे एक गुंबदाकार पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं डायफ्राम, डायफ्राम, और डायफ्राम के नीचे का जो पार्ट होता है वो एब्डोमिनल पार्ट होता है, एब्डोमिनल, उदर गुहा, ठीक है, जहाँ स्टमक, लीवर वगैरह है, एब्डोमिनल, उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो बेसिकली जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है उसका संबंध होता है किससे, थोरेसिक कैविटी से या वक्ष गुहा से। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी रिब्स होती हैं, रिब्स की जो इंटरकॉस्टल पेशियां होती है उसमें संकुचन और शिथिलन होता है। संकुचन और शिथिलन से क्या होता है, रिब्स बाहर की ओर और अंदर की ओर खींचे जाते हैं, ठीक है, जिससे कि वक्ष गुहा का आयतन कुछ समय के लिए क्या होता है, बढ़ जाता है, कुछ समय के लिए क्या होता है, कम होता है। इसके प्रभाव से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो दबाव क्या होगा, आयतन बढ़ा तो दबाव कम होगा, और आयतन कम होगा तो दबाव बढ़ेगा। इसके कारण क्या होता है कि बाहर की जो एटमॉस्फेरिक वायु होती है वो हम अंदर लेते हैं, और जो अंदर हमारी बॉडी में बनी हुई एयर होती है उसको हम बाहर रिलीज करते हैं, और ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते रहते हैं, कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग, ठीक है। तो इसे आप लोग एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। इसमें अगर कुछ दिक्कत होगी तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको और बहुत अधिक अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी, लेकिन उतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा है इसमें गैसियस एक्सचेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। देखिए क्या होता है कि जब आप ब्रीथिंग करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक, तो जब आप ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रीथिंग के थ्रू जो एयर आप लिए हैं वो एयर आपके कहाँ पहुँचती है, लंग्स वाले पार्ट में। मान लीजिए ये लंग्स वाला पार्ट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया के आगे इधर आपका लेफ्ट एंड राइट, सॉरी राइट एंड लेफ्ट लंग्स का पार्ट, ठीक है। तो मैं एक ही यहाँ पे बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो ट्रैकिया आगे जाके जो होती है वो ब्रांचेस में बट जाती है, ठीक है, ऐसे अलग अलग ब्रांचेस में। तो ट्रैकिया की जो शाखा होती है आगे जो लंग्स के अंदर जाती है उसे हम कहते हैं ब्रोंकस, ब्रोंकस। ये ट्रैकिया मान लो, ट्रैकिया, ये हो गया ब्रोंकस, और इसकी जो ये शाखा है इसे हम कहते हैं ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी ब्रांचेस बहुत अधिक होती हैं और इस पे छोटे छोटे गुब्बारे के समान बैलून स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो इस तरह से लंग्स के भीतर जो होते हैं ये जो संरचना होती है इसे हम कहते हैं एयर सैक। क्या कहते हैं, वायु कुपिका या एयर सैक। तो जैसे आप ब्रीथिंग करते हो, ब्रीथिंग के थ्रू जो आप एटमॉस्फेरिक एयर जिसमें कि ऑक्सीजन भी होता है उस एटमॉस्फेरिक एयर को आप लेते हो, तो आपके नॉस्ट्रिल से अगर हम देखें जो नेक वाला पार्ट है जहाँ पे ट्रैकिया होती है वहां से वो होते हुए आपके लंग्स तक पहुंचती है, ठीक है, लंग्स तक पहुंची, और लंग्स में जैसे ये पहुंचती वो वायु आपके कहाँ भर जाती है, वो वायु पूरी तरह से इन छोटी छोटी जो एयर सैक होती हैं, वायु कुपिकाएं होती हैं, इनमें ये भर जाती है, ठीक है। तो जो आपने ब्रीथिंग के थ्रू एटमॉस्फेरिक एयर लिया है जो कि इन एयर सैक में भरा हुआ है, उसमें किसका कंसंट्रेशन अधिक होगा, ये सोचिए, उस पर कंसंट्रेशन अधिक होगा O2 का, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ठीक। तो यहाँ पे O2 का कंसंट्रेशन अधिक है। अब इसी समय क्या होता है, देखिएगा जो एयर सैक होती है, ये एयर सैक, इसकी जो ये वॉल होती है, एयर सैक की जो कैविटी होती है, अंदर का जो खाली भाग होता है, वहां तो हम ब्रीथिंग के थ्रू जो एयर लेते हैं वो भरा हुआ मान लीजिए, ठीक है, और इसकी जो वॉल होती है, ये वॉल, इसमें एक पतली रुधिर केशिकाओं का पूरा जाल फैला हुआ है जिसके थ्रू यहाँ पे ब्लड जो है वो पंप किया जा रहा है, ब्लड यहाँ पे पहुंच रहा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं रुधिर कैपिलरीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो रुधिर बह रहा है इस रुधिर कैपिलरीज पे जो कि इस एयर सैक की वॉल में, ठीक है, तो वो रुधिर
बॉडी के डिफरेंट पार्ट से होकर आया है, यानी सेल तक पहुंचा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा, तो उस रुधिर में किसका कंसंट्रेशन अधिक है? CO2 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एयर सैक के लेवल में दोनों चीजें हैं। ठीक है, O2 भी है और CO2 भी है। एयर सैक के भीतरी कैविटी में अगर हम देखें तो जो एयर भरी हुई उसमें O2 अधिक, उसका कंसंट्रेशन अधिक है। एयर सैक की वॉल में जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, जिसे हम ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, उसमें जो एयर है उसमें CO2 का कंसंट्रेशन अधिक है। तो यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो बेसिकली एक इनएक्टिव क्रिया है। इनएक्टिव इसलिए कहते हैं, इसे निष्क्रिय क्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार की एटीपी या ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो क्रिया होती है वो बेसिकली अगर हम देखें तो एक यांत्रिक जो प्रोसेस होता है, मैकेनिकल जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू ऑटोमेटिक होता है और उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आप लोग 10th के लेवल पे पढ़े होंगे, विसरण और परासरण। ठीक है, तो यहाँ पे विसरण की प्रक्रिया होती है। देखिए विसरण क्या होता है? विसरण में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो अणु होते हैं उनका जो अभिगमन होता है, उनका जो संवहन होता है वो हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर होगा। ठीक है, अधिक सांद्रता से इधर क्यों होगा? कम सांद्रता की ओर। ठीक है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है। बस उसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि जो इनर वॉल है उसकी कैविटी में O2 का कंसंट्रेशन अधिक है। ठीक है, और उसके जो वॉल है जहाँ पे ब्लड बह रही है, ब्लड कैपिलरीज के भीतर, उस ब्लड में CO2 का कंसंट्रेशन है। विसरण के थ्रू क्या होता है कि CO2 रिलीज होके यहाँ पे कैविटी में आ जाती है। ठीक है, कैविटी में आ जाती है और कैविटी की एयर में जो उपस्थित O2 होती है वो रिलीज होके वो ब्लड में चली जाती है। ठीक है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है? ये डिफ्यूजन के थ्रू। और ये ब्लड में जाके O2 जो होती है वो जुड़ जाती है किससे? Hb से, और क्या बना लेगी? HbO2। ठीक है, अब ये ऑक्सीडाइज जो ब्लड होती है वो फिर हार्ट तक पहुंचती है और हार्ट फिर उसे पंप कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एयर है जिसमें अब यहाँ पे जो एयर सैक के अंदर जो एयर है उसमें CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अधिक है, तो ये एयर जो होती है वो एक्सपायरेशन के थ्रू हम फिर एटमॉस्फेयर में क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। तो इस तरह से हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं लंग्स के लेवल पर, और इसी पूरे प्रोसेस को हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं जो कि इनएक्टिव प्रोसेस होता है और ये डिफ्यूजन के द्वारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के वीडियो में हम गैसियस ट्रांसपोर्ट और सेलुलर रेस्पिरेशन को देखेंगे। ठीक है, तो